सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी दे रहे हो, एएनटी दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ साइंस पूछा जाता है, आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू कवर करता हूँ। यानी अगर कोई भी टॉपिक उठाता हूँ तो पूरी डिटेल में उसको पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पर आपको पहला सवाल दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर पर प्लेस किया गया है कन्वेक्स मिरर में। तो चलिए, अभी मैंने कुछ जो पिछला क्लास लिया था उसमें मैंने लेंस आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया था। आज मिरर पे सवाल है, तो मिरर को भी पूरा खत्म कर देंगे। अब आइए समझते हैं सबसे पहले कि मिरर होता क्या है। तो मिरर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है जो कि ग्लास मटेरियल का बना होता है। अब इसका काम क्या है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये मिरर है तो यहाँ पर लाइट टकराएगा तो इससे लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसके सामने रखा हुआ होगा, उसका इमेज फॉर्मेशन इसके अंदर दिखाई देगा। तो ये सिंपल परिभाषा हो गया आपका मिरर का। अब अगर बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। एक अगर इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर कोई भी आपका इंसिडेंट रे हो, इंसिडेंट के बाद ये रिफ्लेक्टेड करेगा और यहाँ बीच में एक नॉर्मल होगा जो 90 डिग्री बनाता है सरफेस से। ये तीनों जो भी रेज़ हैं, अब ये तीनों क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। वहीं अगर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करें, तो एंगल आई और आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपने समझ लिया जो बेसिक लॉज़ थे उसको, ठीक है। अब जो है आपको आइए समझाते हैं मिरर के बारे में। अब मिरर में देखिए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेरिकल हॉलो ग्लास है, अब उसी में से तो काट के आप मिरर बनाएँगे। तो जब भी आपका जो सरफेस होगा, अगर वो पॉलिश्ड बाहर की ओर दिख रहा है, तो मतलब ये कैसा मिरर हो जाएगा आपका, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बनता है। वहीं अगर पॉलिशिंग यानी कि मिरर इस तरह से है, अगर पॉलिशिंग अंदर की ओर किया हुआ है, तो ये आपका बनता है कन्वेक्स मिरर। तो आई होप कनकेव और कन्वेक्स में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जो भी इसका जो शेडिड शेडेड पोर्शन है या जो सरफेस है, अगर उसको हम जो है सिल्वर पेंट से पेंट कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, तो इसीलिए जो है अगर बाहर का सरफेस को अगर हमने पेंट किया है, तो वो मेरा कनकेव बनता है, और अगर अंदर के सरफेस को किया है तो वो मेरा कन्वेक्स बनता है। अगर आप एक चम्मच को लेते हैं, तो देख लीजिए, अगर आप चम्मच को देखेंगे तो जो अंदर का पोर्शन होगा आपको, यानी अंदर से अगर आप उसको देख रहे हैं, तो यानी कि आप उसको कनकेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसी तरह चम्मच को अगर आप बाहर से देखेंगे तो यानी कि आप उसको कन्वेक्स की तरह बिहेव करा रहे हैं। चलिए, तो अब कनकेव और कन्वेक्स में भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर एक लाइन है जो कि पास करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। वहीं अगर पोल यानी कि जहाँ पर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है मिरर के, ये आपका पोल कहलाता है। और वहीं अगर पोल से लेके अगर उसका रेडियस जितना होगा, यानी कि जो भी मिरर होगा जिसको कि हॉलो स्फीयर का जो पार्ट होता है, तो अगर उसके रेडियस को हम पार्ट लेते हैं, तो ये आपका जो पॉइंट कहलाता है, बीच वाला पॉइंट, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो अगर आपने बेसिक डिटेल सीख लिया है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट तरह के इमेज फॉर्मेशंस को जो आपके मिरर में पढ़ना होता है। चलिए, अब आपने जो बेसिक पढ़ा है, अब उसके आगे हम देखते हैं कि इमेज का फ़ॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले जो मिरर उठा रहे हैं, वो है आपका कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में कितने तरह से इमेज फ़ॉर्मेशन होता है, उन सारे केसेस को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए, जो पहला केस है आपका, इसमें जो सबसे पहला केस है, आप देखिए, ये आपके पास क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जो है आपका ऑब्जेक्ट किसके-किसके बीच में रखा हुआ है, तो देखिए फ़ोकस और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन किसके-किसके बीच में है, तो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो देखिए, जब भी हम फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो देखिए एक लाइट रे आपका यहाँ से निकला, मैं पेन का कलर बदल देता हूँ। ये देखिए आपके पास एक लाइट का जो रे है यहाँ से निकला, और फिर ये आपको टकराने के बाद यहाँ से इस तरफ निकल गया। तो ये आपका पहला जो लाइट रे है वो निकला। उसी तरह से दूसरा लाइट रे जो है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया गया, और ये भी वापस आ गया। अब जो है, जब भी आपको मैंने बताया है कि अब अगर इमेज का फ़ॉर्मेशन तो हुआ नहीं, जो रियल जो लाइट रे जा रहा था उससे फ़ॉर्मेशन नहीं हुआ, तो अब इमेज यहाँ कैसा बनेगा? निश्चित रूप से वर्चुअल बनेगा। क्यों? क्योंकि अब जो लाइट रे है उसको हम पीछे की ओर खींचेंगे, और पीछे की ओर खींचेंगे, और जहाँ पर दोनों लाइट रेज़ मीट करेंगे, वहीं हमारा क्या निर्माण होगा? तो हमारा इमेज का निर्माण होगा। तो आप देखिए, ए डैश जो बी डैश है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये आपका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो जब भी
लाइट रेज जो ओरिजिनल लाइट रेज होता है उसको अगर हम खींच कर दूसरी तरफ इमेज को फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहलाता है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज को बना रहा है तो हमेशा वो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की लाइन देखेंगे तो ये ए बी दिख रहा है आपको, तो जिधर ए बी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में ए डैश बी डैश भी है, इसीलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाता है। अब देखिए मिरर के इस तरफ नहीं बना, मिरर के इस तरफ आपका क्या बना है? ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, इसीलिए जो इसका मिरर के बिहाइंड में आपका इमेज बना। वहीं आप देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ को देखिए तो ये लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ये बात आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले केस पर। तो अगला केस आपको दिया क्या हुआ है? तो दूसरा केस नंबर ये है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? तो अभी ऑब्जेक्ट फ़ोकस पे रखा है। तो जैसे आपको मैंने लेंस में पढ़ाया था कि फ़ोकस का रिलेशन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो फ़ोकस पे बनेगा। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट फ़ोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज फ़ोकस पे बनेगा। ये लेंस हो चाहे वो मिरर हो, दोनों में यही केस अप्लाई होता है। तो देखिए अब अगर फ़ोकस पे आपको रखा हुआ है तो एक लाइट रे यहाँ से निकला, बेंड होके फ़ोकस से गुज़रा। उसी तरह से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो जिधर से आया टकरा के फिर उधर ही चला जाता है ये। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो इमेज है वो इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट फ़ोकस पे होगा तो इमेज फ़ॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा, और जब भी मिरर जिधर से लाइट रेज़ है अगर वही लाइट रे खींचकर आपको इमेज बनाता है, तो आपका वो फ़ॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड होता है, क्योंकि रियल लाइन से वो बन रहा है। और जो इमेज बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो इसीलिए हाइली इनलार्ज या फिर हाइली मैग्नीफाइड बनेगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले केस पर। तो आपका अगर अगला केस क्या है कि अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, किसके-किसके बीच में रखा हुआ है? तो सी और एफ के बीच में। सी यानी मैंने बता दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ फोकस। अब पोल से अगर फोकस की दूरी क्या कहलाती है? ये भी याद कर लीजिएगा, फोकल लेंथ। और मैंने पिछले ही क्लास में जो आपको लेंस से संबंधित साइन कन्वेंशन बताया है, सेम टू सेम मिरर में भी अप्लाई होता है, कुछ भी अलग नहीं होगा। जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो मैं आपको समझा दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो देखिए एक लाइट रे यहाँ से निकला, टकरा के फोकस से गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया और वापस वो टकरा के गया। जब जब इन दोनों को देखे कि जो लाइन है वो कहाँ मीट कर रहा है, तो वो सी के पीछे गया है। तो यानी कि जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ होगा। अब जो लाइट रे गया है, उसी लाइट रे के मीट होने से आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। जब भी इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, जब भी इमेज वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट फॉर्मेशन करेगा। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के साइज़ को देखिए, यानी ये साइज़ देखिए कितना बड़ा है, और आप इमेज की साइज़ को देखिए, यानी कि इमेज बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नीफाइड हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे केस में। तो तीसरा केस आपको बोलता है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, यानी कि सी पर रखा हुआ है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? तो जैसे ही हम एक लाइट रे लेते हैं, तो यहाँ से ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे चला, फोकस से टकरा के गया, उसी तरह से दूसरा फोकस से गया और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो दोनों का लाइट रे कहाँ मिला? जाके इस पॉइंट पर मिला। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, तो जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। तो ये भी लेंस और मिरर दोनों के केस में सेम हो गया। याद करते चलिए, तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, उसी तरह से जो लाइट रे गया था उसी लाइट रे के टकराने से बना, तो यानी रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही सब सवाल पूछा जाता है, चाहे आपका मिरर हो या फिर आपका लेंस हो। तो ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। अब आइए अगले केस पर बढ़ते हैं। तो अगला केस देखते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखा हुआ है? तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट फ़ोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, यानी कि एफ और सॉरी आपका जो है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? तो सी के पीछे रखा हुआ है, यानी कि बियॉन्ड सी रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। चलिए तो एक लाइट रे निकला फ़ोकस से टकरा के इधर गया, उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वापस आ गया, तो दोनों टकराया कहाँ पर? इस पॉइंट पर टकराया। तो स जो लाइट रे गया वही टकरा के बना रहा है। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। उसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट का हाइट देखिए, और ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इस तरफ से है और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये उल्टी तरफ से है, तो यानी रियल एंड इन्वर्टेड बना। उसी तरह किसके-किसके बीच में बना? तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ फोकस है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो किसके-किसके बीच में बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में
जो इमेज का साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा यानी डिमिनिश्ड हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले केस पर। तो अगला केस आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया फ़ोकस से, फ़ोकस होगा तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा तो फ़ोकस। तो यहाँ पर अब देखिए, अब अगर जो आपका जो इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं कहाँ रखा हुआ है। तो अब आपका अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो जैसे ही इन्फिनिटी पे 2 लाइट रेज़ आएँगी, दोनों लाइट रे टकराने के बाद कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी कि जब भी इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो फ़ोकस पे होगा। और ज़ाहिर-सी बात है उसी लाइट रे से बन रहा है टकराने से, तो रियल एंड इन्वर्टेड और काफ़ी छोटा होगा किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यानी हाइली डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो देखिए अब आपने जितने भी केसेस पढ़े, उसका अगर मैं कंक्लूज़न निकालूँ तो आपको जो पहला वाला केस था एक बार मैं दिखा देता हूँ, पोल और फ़ोकस के वाला। यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए पोल और फ़ोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट था। बस यहीं पर जो इमेज का फ़ॉर्मेशन था वो कैसा था, वर्चुअल और इरेक्ट था। बाकी मैंने कोई भी ऐसा केस नहीं बताया जिसमें कि वो रियल और इन्वर्टेड ना बना रहा हो। यानी कि एक ही केस आपको ऐसा याद रखना है जिसमें कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। बाकी के सब में कैसा इमेज बना हुआ है, तो बाकी के सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रखा है। तो सिर्फ़ एक याद कर लेंगे, जैसे मैंने लेंस में याद कराया था वैसे ही मिरर में। अब आइए, तो ये तो था आपका कनकेव मिरर, ठीक? अभी हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे कन्वेक्स मिरर का। इससे पहले कि कन्वेक्स पर बढ़ें, सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर्स हैं, उनके कुछ यूजेस को देख लीजिए जो आपके परीक्षाओं में 1 नंबर आपको दिला सकता है। तो जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसको बोला जाता है शेविंग मिरर, यानी शेविंग करते समय आपको अपना जो चेहरा है वो कैसा दिखना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो शेविंग मिरर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरह से दूसरा अगर आप देखेंगे, इसको पेशेंट के जो टीथ है उसका लार्जर इमेज देखने के लिए इसको डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको दूसरा नाम डेंटिस्ट के जगह पर भी इसको यूज़ किया जाता है। अब अगर तीसरे वाले को देखें तो आप देखिएगा कि जो टॉर्च होता है, तो टॉर्च के अंदर भी एक मिरर बना होता है, अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहे, जो ट्रांसपेरेंट है उसकी बात नहीं कर रहे, अंदर में भी जो है आपको क्या बना होता है, एक मिरर बना होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। तो यानी कि टॉर्च और व्हीकल्स के हेडलाइट में भी इसका यूज़ होता है। तो कहाँ लिखेंगे, टॉर्च, और साथ ही साथ कहाँ पर यूज़ होता है, जो व्हीकल्स का हेडलाइट होता है, उसके अंदर ये रखा होता है, इसका यूसेज यहाँ पर होता है। उसी तरह से अगर एक और आपको बता दें कि इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो जो भी आपके ईएनटी होते हैं, यानी कि ईयर, नोज़ एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट, वो भी जो है अपने माथे पर मिरर लगाते हैं, ताकि जो डॉक्टर्स का इसको हेड मिरर भी बोला जाता है ना? जो कि लाइट अगर आ रहा होगा लैंप से, तो डायरेक्टली पेशेंट के बॉडी पार्ट पर फ़ोकस किया जा सके। उसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि टीवी और डिश एंटीना जो होता है, ठीक है? वहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपका कॉनकेव का ही यूज़ किया जाता है। तो ये 3-4 यूज़ेज़ थे जिसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग कन्वेक्स जो मिरर होता है, वहाँ पर इमेज के फॉर्मेशंस को देखते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला केस है, कॉन्वेक्स में आपको 2 ही केस याद रखना है। जब भी आपका एक जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखा हुआ रहेगा, तो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है पोल के आगे, देख लीजिए पोल के इस तरफ रखा हुआ है। तो अब जो आपका एक लाइट रे निकला यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी तरह से एक लाइट रे जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो लाइट रे हम खींच रहे हैं, क्योंकि ये दिख तो रहा है हमको कि ये आगे की ओर पास हो रहा है, लेकिन ये वर्चुअल लाइट रे फिर हमको खींचना पड़ रहा है। तो जो भी रेज़, एक डिफ्लेक्ट हुआ और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये देखिए मिरर के उस तरफ जाकर बन रहा है। अब अगर मिरर के उस तरफ जाके बन रहा है, यानी कि ये कैसा लाइट हो गया, वर्चुअल हो गया, तो इमेज कैसा बनेगा आपका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। तो यानी कि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन गया। अब उसी तरह से किधर बना, मिरर के बिहाइंड बना, यानी जिस तरफ मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस था उधर नहीं बन के उल्टे तरफ बना। तो बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बना और बिहाइंड द मिरर बना। अब देखिए ऑब्जेक्ट के साइज़ को देखिए और इमेज के साइज़ को देखिए। तो इमेज का साइज़ छोटा है किसके रिस्पेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में, तो यानी कि डिमिनिश्ड बनेगा। उसी तरह से आपका केस नंबर 2 क्या है? तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ रहेगा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ रहेगा। तो अब अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है कि फोकस पे ही बनेगा। लेकिन आप देखिए फिर से लाइट रे आएगा, तो जब इस तरह का मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इधर से पॉलिश्ड है, तो टकरा के तो लाइट रे इधर ही रह जाएगा ना। तो जब भी इमेज बनेगा कॉन्वेक्स में, दोनों जगह वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो जब भी इन्फिनिटी पर होगा तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है वर्चुअल इरेक्ट तो बनेगा ही, और कहाँ पर बनेगा?
फ़ोकस पे बनेगा लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है और फ़ोकस पे इमेज बनता है तो वो काफ़ी छोटा बनता है, यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये जो आपका इमेज फ़ॉर्मेशन था ये आपका खत्म हो गया। अब आइए देख लीजिए कि जो आपका मिरर फ़ॉर्मूला होता है इसको भी साथ ही साथ आप रिवाइज़ करते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। अब मिरर फ़ॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास, देखिए मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, ये देखिए आपके पास एक मिरर दिया हुआ है। ये आपका क्या है? फ़ोकस है। ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए, जब भी आप मान लेते हैं कि एक केस यहीं पर ले लेते हैं, कौन-सा केस ले लें? चलिए, पहला वाला ही केस ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो पोल है, पोल से जो आपके पास ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको कि यू से डिनोट करते हैं। उसी तरह से मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि पोल से जैसे इमेज का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, भी करेंगे। अब देखिए जो भी बना है वो लाइट रे के अपोज़िट बना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यू देखिए कहाँ रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। फिर से इसको बाद में लेते हैं, अभी इसको समझाते हैं थोड़ी देर में साइन कन्वेंशन, इसको बाद में आते हैं। लेकिन मुझे क्या समझाना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, ये आपका वी डिस्टेंस होता है। हाइट ऑफ इमेज एचआई हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसको एचओ ले लेते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने देख लिया कि वी और यू क्या है, तो अब आइए समझते हैं। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f, यानी कि सबका इन्वर्स कर दीजिएगा। किसका? जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इन दोनों का इन्वर्स का सम किसके बराबर होता है? इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। उसी तरह जो मैग्निफिकेशन होता है, वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा कितने के बराबर होता है? जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इनके रेशियो के बराबर होता है। चलिए, जो मैंने कन्वेक्स मिरर बताया उसको भी एक बार फिर से देखना पड़ेगा आपको। तो कन्वेक्स मिरर के यूजेज़ आपको याद कर लेना है। 2 ही जगह इसका इम्पोर्टेंट यूजेज़ है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला, कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो गाड़ियों में आप देखेंगे कि जैसे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, आप देखिए 2-2 मिरर इस तरह से लगे रहते हैं। क्यों? ताकि आप पीछे की व्यू को देख सकते हैं। तो यानी कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ है वो कहाँ पर होता है? तो एक रियर व्यू मिरर के फॉर्म में होता है। उसी तरह से जब आप देखेंगे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाएँगे, या फिर अगर आप देखेंगे कि रोड के डाइवर्जन पे जाएँगे, वहाँ पर भी एक बड़ा-सा मिरर लगा रहता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं। तो यानी कि या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो एक ही जगह पे बैठ के एक मिरर के ज़रिए पूरे के पूरे मॉल को जो है देख लेता है। तो यानी कि उसको कौन-सा मिरर बोलते हैं, यानी कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। यानी कि इसको सिक्योरिटी मिरर के पर्पज़ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट था, इसको याद कर लीजिएगा। अब उसी तरह से आपको मैं बता देता हूँ साइन कन्वेंशन भी, कहाँ पर? साइन कन्वेंशन मिरर के केस में तो कोई अलग नहीं होता है। देखिए, मैंने बताया क्या आपको कि जैसे ही आपके पास एक मिरर है, कन्वेक्स हो या चाहे कनकेव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, लाइट रे अगर आपका इधर जा रहा है और आपने मेज़रमेंट किया इसके अगेंस्ट में, तो ये आपका नेगेटिव बनेगा। वहीं अगर लाइट रे इधर चला गया और इसी डायरेक्शन में आपने मेज़र कर लिया डिस्टेंस को, तो ये आपका पॉज़िटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका जो हाइट ऑफ इमेज है, वो कैसा है? ऊपर की ओर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पॉज़िटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, ऑब्जेक्ट तो कभी नीचे रहेगा नहीं, इमेज ही रहेगा। तो ये जो आपका इमेज का हाइट होगा, ये कैसा रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रहेगा, तो ये आपका नेगेटिव बनेगा। याद हो गया? सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी है। उसी तरह से अब आप देखिए मैग्निफिकेशन में, तो मैग्निफिकेशन में आपने यहाँ पर क्या देखा कि H2/H1 होता है, लेकिन जैसे आप इसको V और U के टर्म्स में लिखेंगे, तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा -V/U। ये याद कर लीजिएगा यहाँ पे, ये 4 नहीं लिखा हुआ है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, -V/U हो जाएगा। और इसको अगर मैं लैंग्वेज के टर्म में लिखूँगा, तो ये नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इमेज डिस्टेंस है। V क्या है आपका? ये आपका इमेज डिस्टेंस है, और जो नीचे है ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो इस पॉइंट को भी आप याद कर लेंगे। तो चलिए, अब आप इस सबको समझ गए हैं, तो अब इस न्यूमेरिकल को आप बना सकते हैं। बोलता है कि आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, ठीक है? अब उसके बाद बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट ए 30 सेंटीमीटर, यानी यू भी दिया हुआ है आपके पास 30 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है? इमेज डिस्टेंस यानी कि भी निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोकल लेंथ और यू जो आपका दिया हुआ है, ये कन्वेक्स मिरर के केस में दिया हुआ है। अब आपको बता दें कि एफ की अगर दूरी 15 है और यू की दूरी 30 है, तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने केसेस पढ़ा, 2 केसेस पढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, दोनों केसेस में आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? यू है। लाइट रे किधर जा रहा था? इधर, यानी कि यू आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है।
और अगर भी को देखेंगे आप तो भी इधर ही बन रहा है यानी इमेज का फॉर्मेशन, तो ये तो पॉजिटिव होगा। अब आप दूसरे को इसको देखिए, यहाँ पर भी आपका इमेज इन्फिनिटी पर है यानी कि यू क्या है, जो इंसिडेंट लाइट है उसके अपोजिट बना रहे हैं। तो यानी कि जो डायरेक्शन ले रहे हैं उल्टे दिशा में ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इमेज कैसा बन रहा है, लाइट रे के डायरेक्शन में ही जा रहा है, भले वो वर्चुअल हो। तो ये क्या हो गया, तो भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो आपका यू है और जो वी है, तो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा और भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किसके केस में? तो आपको कन्वेक्स मिरर के केस में। तो मैंने क्या बोला कि यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा और वी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी। तो इससे तो एक अंदाजा लग गया ना आपको कि यहाँ पर ये ऑप्शंस और ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेगा, एक 10 का और एक 15 का ऑप्शन बचेगा। तो देखिए, अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि जो फ़ोकस है, अब ये जो है आपका फ़ोकस 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब ये फ़ोकस किधर का लेंगे? तो देखिए फ़ोकस आपका जो है, आप यहाँ पर अगर इमेज को देख रहे हैं तो ये तो इधर खींच कर बना ना, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ़ोकस आपका यही वाला है ना, फ़ोकल लेंथ तो यही रहेगा आपका। अब ये जो है ऑब्जेक्ट पोल, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उस तरफ से ले रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर वर्चुअल फ़ोकस ही होता है, जो कन्वेक्स होता है ये आपका हमेशा वर्चुअल फ़ोकस होता है, तो ये भी आप क्या लेंगे, हमेशा पॉज़िटिव लेंगे, चाहे इस केस में हो, चाहे इस केस में हो, तो ये दोनों क्या हो गया, पॉज़िटिव हो गया। तो अब आइए अब इस सवाल को बनाइए, तो फ़ोकल लेंथ भी आपका पॉज़िटिव रहेगा। तो अब आपने फ़ॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/f बराबर 1/b और 1/u, ये हो गया 1/15, ये हो गया आपको निकालना है और ये कितना हो जाएगा, 1/30 हो गया। तो अब 1/b कितना हो जाएगा, 1/15 और प्लस 1/30 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 मिलके 3 आएगा और 3 से काट दीजिए तो 10 आ जाएगा। 1/v की वैल्यू आ गई 1/10, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपने कितनी आसानी से बना लिया। तो आपको समझाना ज़रूरी था और यहाँ पर आपका मिरर भी खत्म हो गया। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री से पूछा गया सवाल है। बोलता है कि जो रिएक्टेंट है आपको बताना है, रिएक्टेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले आपको ब्लीचिंग पाउडर मालूम होना चाहिए होता क्या है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सबसे पहले इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी इसका फॉर्मेशन भी बताएँगे। इसका फ़ॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिल के बना होता है। तो देखिए, आपसे पूछा है कि इसमें जो इसका प्रिपरेशन होता है, क्योंकि जब भी आप इक्वेशन को लिखेंगे तो आपको प्रिपरेशन लिखना पड़ेगा ना, यानी कि इस तरफ आपको क्या लिखना होगा, रिएक्टेंट, और इस तरफ आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो यही पूछा है कि जो रिएक्टेंट यूज़ होता है, किसको, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, वो कौन-सा होता है। तो देखिए, मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ तब आप समझ जाएँगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्लैग्ड लाइम लेते हैं। अब स्लैग्ड लाइम का दूसरा नाम क्या होता है? तो स्लैग्ड लाइम का दूसरा नाम, ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। तो इसी को आप कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के भी नाम से जानते हैं। तो याद करते चलिएगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है? ये आपका स्लैग्ड लाइम होता है, तो इसको बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस। तो जब भी आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? तो क्लोरीन के साथ। ये OH भी ऐसा लिखा रहा है कि, चलिए देखिए इधर, तो CaOH होल ट्वाइस जो है कब रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है आपका? ये आपका बना देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? आप देखिए, निश्चित रूप से आपके पास H2O बच गया, तो ये क्या बनेगा? आपका वाटर बनेगा। तो ये आपका क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर बन गया। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन। अब बैलेंस करके देख लीजिए, बैलेंस है या नहीं है। अब ये देखिए, जो OH2 है ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको सही कीजिए पहले। ये क्या हो जाएगा? OH होल ट्वाइस होता है, तो कैल्शियम 1, 1 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन इधर भी दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 Cl2, 2 Cl2, तो यानी कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूजेस कहाँ-कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है। उसी तरह से फैब्रिक्स और वुडन पल्प के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा जो इसका एग्ज़ाम्पल जो पूछा जाता है, वो कहाँ पर पूछा जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, पानी को, पानी में जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में वाटर प्यूरिफिकेशन का सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा कि वाटर प्यूरिफिकेशन में इनमें से दिए गए ऑप्शन किसका यूज़ करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से आपको सैनिटेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। स्विमिंग पूल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है।
और लेबोरेटरी पर्पस में तो किया ही जाता है। तो इतने सारे इसके यूजेस थे, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन्स ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड इन द प्लांट। देखिए, तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तो फर्टिलाइजेशन प्लांट में क्या होता है कि जब मेल गैमेट फ्यूज करता है पॉलन ग्रेन से, तो एक फीमेल गैमेट जो होता है आपका ओव्यूल के विद इन, वो फॉर्म करता है एक डिप्लॉयड जाइगोट को। तो यानी कि आपसे पूछा ही गया है कि जो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का प्लांट में, ये क्या कहलाता है? तो यही तो फ्यूजन आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उसी तरह से पॉलिनेशन क्या होता है? तो जब पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं मेल पार्ट, जिसको कि एंथर कहा जाता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। कहाँ ट्रांसफर होता है? तो स्टिग्मा में, जो कि फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। उसी तरह से प्रोपोगेशन क्या होता है? तो प्रोपोगेशन का मतलब ही होता है कि एक नई प्लांट को क्रिएट करना, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या फिर ह्यूमन इंटरवेंशंस के जरिए हो। अब कैसे नए प्लांट्स को आप ग्रो करिएगा? जैसे सीड हो गया या फिर कटिंग्स हो गया या फिर अदर प्लांट पार्ट्स को, यानी कि कई बार क्या होता है प्लांट्स के अंदर ही वहाँ पर थोड़ा-सा कटिंग करके एक और प्लांट को लगा देते हैं, तो भी वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है। अब इसके 2 मेथड होते हैं, एक को बोला जाता है सेक्सुअल प्रोपगेशन, जिसमें कि हम सीड्स का यूज़ करते हैं, और एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स या फिर रूट का। तो याद कर लीजिएगा प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है। उसी तरह से अगर जर्मिनेशन की बात करें, तो जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट एम्ब्रायो ग्रो करता है किससे? सीड से। कहाँ पर? सीडलिंग्स में। अब ये एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल स्टेज है, जो कि एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि पानी, ऑक्सीजन और ऑप्टिमल टेम्परेचर का। ये आपका हो गया जर्मिनेशन। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि व्हाई इज वेरिएशन इन प्लांट इम्पोर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। यानी प्लांट में वेरिएशन की क्यों ज़रूरत है सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए? ज़ाहिर-सी बात है कि ये अलाउ करता है प्लांट को कि वो अडॉप्ट कर सके अपने चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस को। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि केमिस्ट्री से ही सवाल है। बोलता है कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 8 दिया हुआ है। बोलता है कि अगर इसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, तो क्या होगा? इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है डिटेल में। तो पीएच का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और एक और होता है आपको पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2 आयन्स का नाम याद रखना है, एक H+ का और दूसरा OH- आयन का नाम याद रखना है। अब ये क्या है? तो इनको मिला के एक स्केलिंग किया जाता है और एक स्केल मिलाया जाता है। अब इस स्केल से क्या नापा जाता है? तो ज़ाहिर-सी बात है पीएच को नापा जाता है, लेकिन किसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए? तो 3 चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। सबसे पहले एसिडिक कंपाउंड कैसा है? एसिड है। दूसरा बेसिक है, या फिर तीसरा न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये 3 चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। अब जो स्केल होता है उसमें जो मार्किंग होती है वो होती है 0 से लेके 14 तक का। अब 0 से 14 के बीच में 7 आएगा। तो देखिए 0 से लेके अगर आप 7 तक देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एसिडिक कंपाउंड बनेगा। और उसी तरह से अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं, 7 पर आप देखेंगे तो 7 को बोला जाता है न्यूट्रल कंपाउंड। अब न्यूट्रल का एग्ज़ाम्पल क्या होता है? तो ज़ाहिर-सी बात है जो आपका रेन वाटर गिरता है, तो ये आपका क्या है? डिस्टिल्ड वाटर आपका न्यूट्रल वाटर होता है। उसी तरह से अगर आप 7 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे ये 14 तक, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेसिक कंपाउंड हो जाएगा। अब एसिडिक में भी 2 भाग होता है। एक को कहा जाता है वीक एसिड, और दूसरे को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लगभग मान के ऐसा चलते हैं कि यहाँ पर अगर बीचों-बीच लेंगे तो 3.5 आएगा, और इधर भी मान के चलेंगे तो 10.5 आएगा। तो यानी कि 3.5 से ज़्यादा ऊपर, यानी कि इस तरफ, ये आपका कैसा कंपाउंड बनेगा? तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। लेकिन यहाँ 10 के बाद, 10.5 के बाद जब इधर आगे बढ़ेगा, तो जो 14 के अप्रॉक्स आएगा, वो कैसा आ जाएगा आपका? तो स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस का जो सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है, इसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड को लिया जाता है। और इधर अगर आप सबसे स्ट्रॉन्ग लेंगे एसिड को, तो उसको एग्ज़ाम्पल जो है HCl दिया जाता है। ठीक, ठीक, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये वीक बेस में आते हैं। तो याद हो गया? तो जिस तरह से आपने एसिड देखा उसी तरह से बेस भी देखे। तो ये भी कैसा होता है? एक वीक होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि अगर यहाँ पर सॉल्यूशन 8 है, तो सॉल्यूशन 8 का मतलब कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन मतलब हाइड्रॉक्साइड आयन का मात्रा इसमें ज़्यादा है।
अब किसी भी चीज़ में पानी मिलाते हैं तो डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन का संख्या क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, यानी कि रिड्यूस होने लगेगा, और रिड्यूस होने लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपका बढ़ने लगेगा किसका? H+ आयन का इंक्रीमेंट होने लगेगा। तो जो ये बेसिक कंपाउंड है, ये पीछे की ओर भागने लगेगा, यानी कि एसिडिक की ओर जाने लगेगा। तो पीएच जब एसिडिक जाएगा तो 8 से 7 की तरफ बढ़ता हुआ चला जाने लगेगा, ठीक? तो यानी कि जो यहाँ पर तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो पीएच वैल्यू होगा, वो क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको और क्या-क्या जान लेना चाहिए जो एवरीडे लाइफ़ में आपको यूज़ के लिए जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा। तो मैं आपको पीएच वैल्यू, कुछ इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जो इसका पीएच वैल्यू होगा, मैं पीएच वैल्यू लिख रहा हूँ, ये किसके बराबर होता है? एप्रॉक्स 0 के बराबर आता है। उसी तरह से अगर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँगा, तो ये कितना होता है? ये 1, इसका पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब आपसे और क्या पूछा जाता है? अब आपसे पूछा जाएगा कि जो लेमन जूस होता है, तो लेमन जूस भी आपका क्या होता है? एसिडिक होता है। अब इसका आपसे पीएच पूछ देगा, तो कितना बताइएगा? तो इसका आप 2.5 बताइएगा। और उसी तरह से आपसे बहुत सारे कंपाउंड का मैं लिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है विनेगर का, तो विनेगर भी एसिडिक होता है लेकिन वीक एसिड होता है, और इसका पीएच कितना होता है? तो 4 होता है। उसी तरह से आपसे मिल्क का एग्ज़ाम्पल कई बार सवाल पूछा गया है कि मिल्क का पीएच बताइए। उसी तरह ब्लड का भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, ये हो गया 6.5। अब उसी तरह से प्योर वाटर मैंने आपको समझा दिया, ये 7 आपको पता होना ही चाहिए। अब सबसे पहले ब्लड देखते हैं, तो ब्लड आपका एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है, सबसे पहले तो यही याद कर लीजिएगा। और इसका जो पीएच मान होता है, वो होता है आपको 7.4। उसी तरह से आपसे पूछा जाता है आपके सलाइवा का, तो सलाइवा का भी कितना होता है? 7.4 ही होता है। तो आपका सलाइवा कैसा है? सलाइवा ध्यान रखिएगा 2 तरह से पूछा जाता है। क्यों मैंने 7.4 लिखा? तो मैं बता देता हूँ, इसको अलग से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, सलाइवा में 2 तरह से चीज़ें पूछा जाता है। एक होता है आपका बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले, और एक आपको पूछा जा सकता है आफ्टर मील। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। तो बिफोर मील अगर आप देखेंगे, यानी खाने से पहले देखेंगे, तो जो आपका सलाइवा होगा वो लगभग 7.4 के आसपास होता है। और अगर आप आफ्टर मील देखेंगे, यानी कि खाने के बाद, तो ये आपको एसिडिक नज़र आएगा, यानी कि ये होता है 5.8। अब देख लीजिएगा कि सवाल आपसे कैसे पूछा गया है। अब उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो आपसे एग, जो एग होता है उससे पूछा गया है कि एग का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है एग का, वो होता है आपका 7.8। उसी तरह से आपसे और भी एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका एक तरह का एंटासिड्स होता है मैग्नीशिया। ये क्या है? आपका एंटासिड्स है, यानी कि जब भी आपको अनपच हो जाएगा, खराब ढकार आने लगेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, यानी आपका जो पेट है अब एसिडिक हो गया, अब उसको बेसिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दवाई खरीद कर लाते हैं जिसको कि एंटासिड बोला जाता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, जो कंटेंट होता है। अब इसका जो बेस मान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है आपका 10.5 होता है। उसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसीलिए मैंने याद करवाया। और अगर डाइल्यूट की बात किया जाएगा, तो डाइल्यूट का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स थे, जिसको कि आप पीएच से संबंधित था, इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा, जिसको कि कॉमनली यूज़ किया जाता है हाउसहोल्ड में, अब इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अब इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का फ़ॉर्मूला याद कर लीजिएगा, NaHCO3। अब इसी को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा वही सोडा है, जिसको कि आप मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। यानी जो भी फुलाने का काम होता है, यानी किसी भी तरह का जो कचौड़ी बनता है, समोसा बनता है, उसमें आप क्या डालते हैं? मीठा सोडा डालते हैं, ताकि वो थोड़ा-सा कुरकुरापन आ जाए उसमें और वो फूले अच्छा से। उसी तरह से जो गुपचुप होता है, फुचका होता है, उसमें भी डाला जाता है। तो इसका जगह-जगह पर एप्लीकेशन अलग-अलग है। उसी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। और उसी तरह से इंडाइजेशन हो गया, उसी तरह से हीट बर्न हो गया, यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन-सा जो मेटल है वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। तो सबसे पहले मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पिछले ही प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया है।
आपको मालूम होना चाहिए कि जो आयरन है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम सबसे नीचे आते हैं, यानी कि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन जो है आपको रिप्लेस करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, यानी कि अगर मैं आयरन का रिएक्शन कराता हूँ CuSO4 के साथ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका FeSO4 और फिर ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो एक बार आपको रिएक्टिविटी सीरीज फिर से देख लेना चाहिए। तो चलिए देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने आपको लिखवाया था, तो सवाल अभी का क्या है, तो सवाल अभी का आयरन और कॉपर से संबंधित है। देखिए आपको दिए गए ऑप्शंस में आयरन कहाँ पर है, ये देखिए ये आपका आयरन दिख रहा है। अब आप कॉपर को देखिए कहाँ है, तो कॉपर इसके नीचे ही दिखाई पड़ेगा। तो यानी कि आयरन मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। बाकी देखिए तो कॉपर के नीचे हैं जो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम है, इसके नीचे आ रहे हैं, तो ये तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। इसीलिए सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण सवाल पर। बोलता है कि कौन सा प्रोसेस इंश्योर करता है हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्टिव सेल एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल के कंपेयर में कौन सा जो प्रोसेस है वो इंश्योर करता है कि जो डीएनए है वो आधा होगा रिप्रोडक्टिव सेल में। चलिए इस प्रोसेस को बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। देखिए माइटोसिस क्या होता है कि ये दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल को क्या करता है, क्रिएट करता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। यानी कि अगर आप देखेंगे माइटोसिस की प्रक्रिया में, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो डिप्लॉयड सेल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल को क्रिएट करता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। वहीं पर जो मायोसिस होता है, मायोसिस क्रिएट करता है चार जेनेटिकली डाइवर्स हैप्लॉइड सेल को, जिसको कि गैमेट कहा जाता है। और कैसे करता है, तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो यानी कि जो आपका सवाल का तो उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका मियोसिस हो जाएगा। तो क्योंकि मियोसिस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 जेनेटिकली डाइवर्स हैप्लॉइड सेल यानी गैमीट जो है प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है। कैसे? जे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है उसका आधा, और यही तो आपसे सवाल भी पूछा गया था। अब देखिए माइटोसिस का काम क्या होता है, तो ये ग्रोथ, रिपेयर और टिश्यू को डैमेज करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह से मायोसिस की बात करें तो यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन होता है, जिसमें स्पर्म और एक सेल का निर्माण होता है, और यहाँ पर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा को रिप्रेजेंट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डॉट XH2O से, तो जो वैल्यू होता है एक्स का वो यहाँ कितना होता है। आपको बता दें कि इसका जो दूसरा नाम होगा ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोला जाता है डेकाहाइड्रेट। अब डेका का मतलब क्या हो गया, डेका का मतलब हो गया 10। तो यानी कि यहाँ पर इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा Na2CO3.10H2O। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि इन अमीबा द स्प्लिटिंग ड्यूरिंग द फ्यूजन कैन अकर। आपसे पूछा गया है कि जो अमीबा में स्प्लिटिंग होता है फ्यूजन्स में, आपको मालूम होना चाहिए कि अमीबा जो है फ्यूजन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये कहाँ अकर होता है, तो ये किसी भी प्लेन में अकर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल प्लेन का नाम बता दें आपको। तो याद कर लीजिएगा अमीबा के बारे में। बढ़ते हैं अगले सवाल में। बोलता है कि अगर किसी लोग को, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया तो अब आपको ये सवाल बन जाना चाहिए। क्या बनना जाना चाहिए कि पीपल हैविंग एसिडिटी प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेड विद द एंटासिड्स। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। आपसे पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑपरेट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपसे पूछा गया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इन चारों में देखिए ना कौन सा जल्दी गर्म होता है। तो आप जब प्रेस करने के लिए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन का यूज, और ये कितना होता है, H बराबर होता है I²RT। यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा, यानी कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I² के। यानी कि करंट जो है, करंट अपने स्क्वायर से बढ़ता है तो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका हीट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आई जितना बढ़ेगा हीट प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए इसका प्रेस में यूज किया जाता है, या फिर गीजर वगैरह में यूज किया जाता है, या फिर वाटर हीटर वगैरह में यूज किया जाता है। तो कौन सा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स ने दिया था, इसलिए इसका नाम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। तो देखिए ये था आपका प्रैक्टिस 2 सेशन, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में साइंस पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। उसके आसपास जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए परीक्षा में, आप उसको बना ले। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास, जो आपको मंडे को होगी। ये क्लास आपको मंडे अल्टरनेट आती है, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।